अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज ईमान मज़ारी और उनके मियाँ हादी चट्ठा को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। वजह एक मुतनाज़ ट्वीट था, और ये ट्वीट को आइसोलेशन में नहीं था कि एक ट्वीट किया और वो पकड़े गए। उसकी एक बैकग्राउंड थी। कुछ का मैंने जिक्र कल किया था कि जिस तरह वो फ़ौज को उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उन पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाया। बल्कि एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि ईमान जब अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बिरून मुल्क थी, यूके में, तो उस दौरान एक उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, तो उसमें भी उन्होंने कि लानत है इस फ़ौज पे, लानत है इस फ़ौज पे, इस तरह की को बातें की थी। अब यह है कि इस पे उनकी गिरफ्तारी पे या उनके बारे में जो फ़ैसला है, इस पे ओपिनियन डिवाइडेड है। पहली बात तो डेफिनेटली एक मोटिवेटेड डिसीजन है। ये कोई रूटीन में चलने वाले मामलात नहीं है। ईमान को टारगेट किया गया है, लेकिन ये टारगेट बनने में ईमान का भी अपना किरदार है या नहीं, तो डेफिनेटली उनका भी किरदार है। क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ईमान जो बलोच मिलिटेंट्स हैं या मारंग बलोच हैं या बाकी मिसिंग पर्सनस हैं, उनके केसेस को परस्यू करती थी? सिर्फ ये वजह नहीं थी, और भी कई लोग हैं कि जो केसेस को परस्यू करते हैं। लेकिन यह है कि ईमान वकील होने के साथ साथ वो एक एक्टिविस्ट भी हैं, और अपने ख्यालात का बहुत ओपनली वो इजहार करती थी। अब क्या हर शख्स को अपने ख्यालात के इजहार पर पाबंदी होनी चाहिए, या कि उसको आज़ादी होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन यह है कि जो एक तरीका इजहार है वो अगर बेहतर कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, और ये कोई मायूब बात नहीं है। अगर लेट से कि मैं किसी बंदे को नापसंद करता हूँ और मैं सुलझे अंदाज में उसके बारे में बात कर दूँ, तो मुझे बात करने का मुकम्मल राइट है। लेकिन अगर मैं उसको गालियाँ दूंगा, तो ये मेयार जो है वो फिर ज़्यादा देर इसको ऑनर नहीं किया जाएगा, मेरे खिलाफ कोई रिएक्शन आएगा, इस पर कोई रद्द अमल आएगा। और ये तरीका जो है वो ईमान मज़ारी भी इसी रास्ते पर चल पड़ी थी। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब जर्नलिज़म शुरू की, तो हमारी एक एडिटर थी, वो कहती थी कि आप इस तरह से लिखें कि आप लिखते रहें, ऐसा ना लिखें कोई सुइसाइडल ना हो कि आपने को 2 दफ़ा लिखा तो उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाए। उनका मतलब ये होता था कि आपकी फ़तह या आपकी कामयाबी इसमें है कि आप अपने मिशन को आगे लेकर चलें, ना कि कोई आप कोई एक एक्सट्रीम स्टेप लें और उसके बाद आपके पास कोई एक इहलाकी जवाज़ भी ना हो उसको डिफेंड करने का, और लोग जो हैं या आपके जो मुखालिफ हैं वो आकर आपको आन दबोचें। और फिर हम जो मिसाल देते हैं, हम कायद अज़म की मिसाल देते हैं कि जी कायद अज़म जो है उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, एक दफ़ा भी जेल में नहीं गए, तो भाई आप लोगों का जेल में जाना कोई ज़रूरी तो नहीं है। और एक वकील जो है, उससे बेहतर कौन जानता है कि मैं जेल जाए बगैर अपनी काज को आगे ले जा सकूं? तो अब यह है कि ये ओपिनियन जो है वो डिवाइडेड है। ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह के ख्यालात रखता है। लेकिन मैंने देखा है कि ओवरऑल लोगों के ख्यालात जो हैं वो बड़े, उसमें भी एक डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। हम एक तरफ इजहार राय की आज़ादी की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा हम अपने मजाज के बरक्स कोई भी बंदा बात करे तो हम उसकी बात को नापसंद करते हैं, बल्कि अगर हमारे बस में हो तो हम उसका मुंह मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए बंद कर दें। आज इसका एक मुजाहरा मैंने ट्विटर पर भी देखा। अंसार भाई साहब ने एक स्टोरी की थी, जिसका हमने कल भी कुछ जिक्र भी किया था। कोई ट्रंप के हवाले से हमने जिक्र किया था, उनके रेफरेंस से नहीं किया था, लेकिन ये जिक्र हुआ था कि ट्रंप ने जो फील्ड मार्शल की तरफ देख कर और इस तरह इशारा किया, तो अंसार साहब जो है उनकी कहीं प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, तो उन्होंने उनको पूछा कि हुआ क्या, ये जो फील्ड मार्शल है, आप तो उधर कोई वो गज़ा के बोर्ड ऑफ पीस पर साइन करने गए थे, और ट्रंप जो है वो उंगली के इशारों से फील्ड मार्शल की तरफ देख रहा था या इशारे कर रहा था, हेलो कर रहा था, ये क्या हुआ क्या? तो उसमें जो शहबाज शरीफ है उन्होंने उनको बताया कि बेसिकली मुझे ट्रंप ने पूछा कि वेयर इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल, कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल किधर है? तो मैंने उनको बताया कि जनाब वो आए नहीं, वो बैठे जे सामने। अच्छा, इसको उन्होंने रिपोर्ट किया। अब इसमें इतराज़ ये होना चाहिए था जी कि ये रिपोर्ट गलत है। अगर किसी को इतराज़ हो तो वो तो ये होना चाहिए था कि इस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन है क्या कि उसमें लोगों ने इतराज़ ये शुरू कर दिया कि ये रिपोर्ट आपने किया क्यों है। तो ये वही लोग होते हैं कि जब ये खुद इन पर कोई, ये अक्सर खुद सेंसरशिप के ख़िलाफ़ बातें करते हुए नज़र आते हैं जी कि मुल्क में सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन वो अनजाने में जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उनके दिल में होता है कि सच वो है कि जो हम समझते हैं, इसके अलावा सब झूठे हैं, और मालूमात वो हैं कि जो हम देना चाहते हैं, इसके अलावा जो बाकी हैं उनकी मालूमात पर पाबंदी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें
जो वार ऑफ आइडियाज़ में अगर हम उन पर बिलीव करते हैं तो आइडिया की इतनी पावर है। और आप अगर अपने आप को दुरुस्त समझते हैं तो आप कोई दलील से जवाब दें, या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप समझते हैं कि दूसरे की इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप उसका एक मुतबादल इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, आप जवाब दें, आप साबित करें कि पहले वाली इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन चूंकि ये एक तरह एक मेहनत तलब काम है, हम उस तरफ नहीं आते, और हमने चूंकि एक लेज़ी एनालिसिस करना होता है, कमेंट्री करनी होती है, ट्विटर पे बैठ के दूसरों को गालियाँ देनी होती हैं, अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमने बनाई होती है कि जो हमारे खम ख्याल हैं हमने उनको एक कंसोल भी करना होता है कि तुसी फिक्र ना करो, इन्होंने तुन देंगे। तो लिहाजा अगर कोई किसी ने हमारे मजाज के बरक्स कोई भी बात की तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यह है कि हमारा ये राइट है कि हम जो है किसी को गालियाँ भी दें तो हमें कोई हमारे खिलाफ एक्शन ना ले, हम किसी के साथ बदतमीज़ी करें, हम किसी पे झूठा इल्ज़ाम भी लगा दें तो एज अ शहरी हमारा राइट है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने को मेयार बेहतर करने की ज़रूरत है, इसमें जो दोहरापन है उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं और एक बिल पास हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, और ये बिल असम्बली से पास हुआ है। और ये बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से भी है और जो एक डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से भी है। इस बिल के तहत बीवी को तलाक देना या दूसरी शादी की धमकी देना जुर्म करार पाएगा। अब यह है कि क्या तलाक दे सकते हैं या नहीं, यानी कि यह है कि दूसरी बात कि क्या दूसरी शादी हो सकती है या नहीं, ये एक बहस तलब मामलात हैं। हम जो है ना कोई मज़हब को भी आधा पढ़ने के आदी हैं कि जिधर हमें अपनी मर्ज़ी की बात मिलती है वो हम पढ़ लेते हैं, बाकी बात जो है ना वो हम नहीं पढ़ते पूरी बात पर, क्योंकि उससे हमें भी कुछ पाबंदियों का सामना होता है। मर्द हजरात जो हैं वो आमतौर पे एक अपना राइट समझते हैं, अपनी बेगम के साथ को मजाक करेंगे कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ, मैं तीसरी शादी करने लगा हूँ, और वो कहते हैं जी मैं मजाक कर रहा हूँ। वो बेसिकली उसको हरास कर रहे होते हैं, उसको ये समझते हैं कि वो एक तरह से वल्नरेबल है, और चूंकि मेरे पास ये राइट है तो मैं ये कर सकता हूँ, तो वो बेसिकली उसको एक थ्रेट कर रहे होते हैं और उसके पास आगे चारा नहीं होता। वो उसकी भी वो इसी तरह ग्रो अप हुई होती है कि इसी तरह की बातें सुनते हुए, तो वो आमतौर पे जवाब नहीं देते। लेकिन ये एक इंतहाई घटिया किस्म का मजाक है। आप ज़रा इमेजिन करें कि जो ये मजाक पर यकीन रखते हैं या दिफा करते हैं, अगर उनकी बेगम एक दफ़ा इनको बात कर दे कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं किसी और मर्द के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो उसके बाद जो है इनको सांप सूंघ जाता है, इनको कहता है कि मैं तो जड़ा उठन जोगा नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जो मजाक आप खुद पसंद नहीं करते वो अपनी बेगम के साथ क्यों करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुरान में जिधर आप दूसरी शादी का हवाला दिया गया कि आप कर सकते हैं, या तीसरी भी कर सकते हैं, चौथी भी कर सकते हैं, उसमें साथ ये भी बात की गई है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं। ये इस पे नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, इसका जिक्र नहीं है, इंसाफ का जिक्र है कि अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उसमें जो है यानी कि उन्होंने जो अभी नए वाला कानून आया उसमें ये बताया गया कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। पहली बेगम जो है यानी कि आप उसको कायल करें कि मैंने दूसरी शादी क्यों करनी है, और उसकी रजामंदी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो आपकी एक लाइफ पार्टनर है, आप उसने आपने उसके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपको हर टाइम ये तो फिक्र होती है कि जो स्टेट है जी उसने हमारे साथ ये किया जी, रियासत हो तो माओ जैसी, और वो माओ जैसा सलूक नहीं कर रही। तो आप जिधर जिधर होते हैं उधर आप भी अपने जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किए हुए हैं उस पर कुछ ना कुछ तो आपको भी आनर करना चाहिए। तो खैर मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छा बिल है। जो औरत है उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहाल होनी चाहिए। उसको ये इस तरह की घटिया किस्म की जोक्स, इस तरह की बातें ये जो मर्द करते हैं ये उनको जेब नहीं देती, और ये डिस्करेज भी करनी चाहिए, इस पे हंसना नहीं चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि ये कोई अच्छा मजाक नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, कल से एक खबर चल रही है साद रिजवी की गिरफ़्तारी के हवाले से। सोशल मीडिया पर चलती रही, उसके बाद कुछ मैंने जो जर्नलिस्ट हैं उनको देखा कि उन्होंने ख़बर चला दी। खबर ये चल रही थी कि उनको कहीं डेरा गाजी खान से गिरफ़्तार किया गया है, कोई कह रहा था कि डेरा इस्माइल खान से गिरफ़्तार किया गया है। मैंने इसके हवाले से चेक किया तो मुझे पता चला कि कोई ऐसी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। अब यह है सवाल ये आता है कि वो फिर हैं किधर। मेरा अब ज़ाती ख्याल है, यानी कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह है कि जो पाकिस्तान के निज़ाम को मैं समझता हूँ या जो लोगों की गुफ्तगू को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, उसकी बुनियाद पे मेरा अपना यही ख्याल है कि वो है इन्हीं के पास, यानी कि वो अभी उसको मंजर-ए-आम पर नहीं ला रहे, लेकिन यह है कि है इनकी कस्टडी में। ऐसा नहीं है कि वो कहीं छुप के बैठे हुए हैं और इनको पता नहीं चल रहा।
इनकी कस्टडी में है। और ये कब उनको सामने लाएंगे ये वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन ये है कि इस बारे में अभी तक कोई बाकायदा तौर पे उनकी गिरफ़्तारी इन्होंने अनाउंस नहीं की, यानी कि उनको एक लीगली अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।